हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एडिक्टेड। माय नेम इज उमेश और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम 1 फरवरी 2021 टू 7 फरवरी 2021 के जो इंपॉर्टेंट जो न्यूज रही उनसे रिलेटेड ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रिपेयर गए हैं और ये स्पेशली प्रिपेयर टेस्ट सीरीज आती है यूपीएससी एज वेल एज अदर स्टेट पीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। जो भी हमारे यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं या एचपीपीएससी एचपीएस के भी एस्पिरेंट्स जो रहते हैं उनके लिए स्पेशली प्रिपेयर जो ये जो है टेस्ट सीरीज है। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टडी एडिक्टेड एकेडमी करके हमारा चैनल जो यूट्यूब पे रहता है आप इसको जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी हर एक वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलेगी। और मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारी बनाई हुई हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया। लॉन्गेस्ट लेक का मतलब है लंबी, इस तरह से लंबी बोलने का मतलब कौन सी लेक है इंडिया की। तो ये रही आपके ऑप्शंस। तो देखिए जो वेमानड जो लेक जो रहती है जो कि केरला डिस्ट्रिक्ट में जो लोकेटेड है, इट इज द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया। कोलेरू लेक आपको जो देखने को मिलेगी आंध्र प्रदेश में, ये भी फ्रेश वाटर लेक रहेगी। फिर चिलिका लेक देखिए एक ब्रैकिश वाटर लेक रहेगी, ये ओडिशा भुवनेश्वर में आपको देखने को मिलेगी। और ये जो है एक लगून है। और लोकटक लेक आपको देखने को मिलेगी मणिपुर में। और किलम जाओ जो कि ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो रहता है वर्ल्ड का, वो आपको लोकटक लेक मणिपुर में देखने को मिलेगा। तो ये मोदी जी ने रिसेंटली मन की बात को अपने एड्रेस किया और उसमें इन्होंने जो एन एस राघवन जी का नाम लिया, जो कि वेमा बनत जो लेक है केरला की, इसकी जो है ये सफाई करते हुए देखिए इस तरह से नजर आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी इनकी ब्रेवरी की बात ये है कि ये जो है एक पैरालाइज पर्सन है, फिर भी ये जो है देखिए इस तरह से जो एक अच्छा काम जो है देश के लिए कर रहे हैं, हमारे एनवायरमेंट के लिए कर रहे हैं। तो हेड्स ऑफ टू हिम, सल्यूट है ऐसे पर्सन को। तो यहाँ पर आप आपके लिए थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहती है। विमेन जो लेक है ये जो लॉन्गेस्ट लेक रही है इंडिया की और लार्जेस्ट लेक इन द स्टेट ऑफ केरला। और इसका एरिया जो रहता है ये रहता है 2033 स्क्वायर किलोमीटर। और ये जो सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट है इन इंडिया आफ्टर द सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल। तो आप देखना सुंदरबन जो है वेस्ट बंगाल के सबसे बड़े जो है वेटलैंड्स है, रामसर साइट है हमारी कंट्री की। और जो वेमानड जो लेक है ये सेकंड नंबर पर आती है। और ये जो फेमस रहती है हमारी नेहरू ट्रॉफी बोट रेस जो होती है, ये भी आपको जो है वेमानद लेक में जो देखने को मिलती है। वुरल लेक आपने ध्यान रखना जो कि आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगी, इज अ टेक्टोनिक लेक और वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक रहेगी एशिया में और फाउंड वही एज अ टेक्टोनिक एक्टिविटी। अपर लेक आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी और लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है एशिया की। चिलिका लेक जो ओडिशा में और लार्जेस्ट सेलाइन वाटर लेक है इंडिया की। वेमानड लेक जो है लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की। और चोलामू जो लेक रहती है सिक्किम की, वो हाईएस्ट लेक है इन इंडिया की। तो इस तरह क्वेश्चन आप पूछा जा सकता है कि हाईएस्ट लेक कौन सी है, तो चोलामू जो लेक है सिक्किम की वो हाईएस्ट लेक है। और लोनार जो लेक है ये जो नेशनल जियो हेरिटेज मूवमेंट है। और सेलाइन सोडा लेक है लोकेटेड लोनार इन बुलधाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। और लोनार लेक जो ओनली एक क्रेटर लेक है हमारी कंट्री की और यहाँ पर एक मेट्रोइट जो है धरती से टकरा गया था जिसके कारण ये जो बनी थी। तो ओनली मात्र ऐसी लेक है जो कि मेट्रोइट के जो है धरती से टकराने पर बनी थी इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपली आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो पेरियार जो टाइगर रिजर्व है ये किस स्टेट में आपको जो देखने को मिलेगा। तो पेरियार जो टाइगर रिजर्व है आपको केरला जो स्टेट है यहाँ पर जो देखने को मिलेगा। और एक दुधवा टाइगर रिजर्व भी काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। दुधवा टाइगर रिजर्व का ध्यान ये उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। देखिए न्यूज में इसलिए क्योंकि पेरियार टाइगर रिजर्व में क्या हुआ कि एक जो लेपर्ड का जो कब है, सॉरी टाइगर का जो कब है बच्चा है, उनको इन्होंने जो है हंटिंग मतलब कैसे शिकार करना है वाइल्ड में ये इन्होंने सिखाया। तो इसलिए पेरियार टाइगर रिजर्व जो है न्यूज में अपने आप। सेंसस देखिए काफी ज्यादा न्यूज में रहती है, जनगणना। तो सेंसस जो है इसमें पूछा जा रहा है कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा जो इंडिया में कंडक्ट की जाती है, ये रहे आपके ऑप्शन। तो गलत मत करके आ जाना इसको, आपको पता होना चाहिए कि जो सेंसस जो होती है जनगणना जो होती है ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रजिस्ट्रार जनरल जो रहते हैं हमारे ऑफ सेंसस उनके द्वारा जो कंडक्ट की जाती है। और हर 10 साल के बाद जो है सेंसस होती है। 1872 में ये लॉर्ड मेयो के द्वारा शुरू की गई थी। लेकिन इससे पहले भी आपने ध्यान रखना, आप हिस्ट्री पढ़ें तो बहुत से एरियाज में जैसे इलाहाबाद से सबसे पहले जो है सेंसस शुरू हुई थी, तो अलग अलग एरिया में इससे पहले भी सेंसस हो चुकी थी किसी डिफाइंड एरिया में। ऐसा नहीं कि 1872 से ही सेंसस हुई, लेकिन पूरी कंट्री की 1872 में फर्स्ट टाइम जो है लॉर्ड मेयो के टाइम पर सेंसस हुई। और 1881 में जो है रेगुलरली फिर हर 10 साल के बाद जो है इसको जो है लॉर्ड रिपन के टाइम से जो है शुरू कर दिया गया। ध्यान रखना सेंसस को जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कंडक्ट कराती है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस। और बाकी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर जो आपको एनएसओ देखने को मिलेगा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है पब्लिश करता है, एज वेल एज सीपीआई जो रहता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इनके द्वारा जो पब्लिश किए जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से रिलेटेड देखिए आजकल माइक्रो इरिगेशन फंड जो है न्यूज में चला हुआ है, कई बार आपको कंफ्यूजन में डाल के पूछ लेते हैं। तो माइक्रो इरिगेशन फंड जो है 5000 करोड़ का एक जो है आपको इरिगेशन फंड जो है देखने को मिलेगा नाबार्ड के अंडर, और जिसकी नोडल एजेंसी रहेगी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। और यहीं से पता लग रहा है कि माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को इसके तहत जो डेवलप किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डेकेनियल होता है 10 साल में एक बार,
तो सेंसस जो रहती है इंडिया की, कंडक्टेड होती है, कंडक्टेड हो चुकी है 15 टाइम्स एज ऑफ 2011। तो 2011 में लास्ट हमारी जो सेंसस हुई थी वो 15वीं जो सेंसस थी। और इसको जो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर जो रहते हैं इंडिया के, रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर जो रहेंगे इंडिया के, इनके द्वारा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इनको जो कंडक्ट किया जाता है अंडर दी 1948 सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। और लास्ट सेंसस आपको पता 2011 में कंडक्ट की गई थी। और फर्स्ट जो है सोशियो इकोनॉमिक जो कास्ट सेंसस है ये 2011 में कंडक्ट की थी, ये भी आपको बताना चाहिए। देखिए वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो काफी ज्यादा जो न्यूज थी, ये जो है कि टेस्ट क्रिकेट सीरीज रहती है जो कि स्पेशली जो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो प्लेड की जाती है। न्यूज में इसलिए थी क्योंकि इंडिया ने जो है ऑस्ट्रेलिया में ही जाकर जो ऑस्ट्रेलिया को जो इसमें हरा दिया, और लगातार 2 बार ऐसा हो गया कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में ही जाकर जो है ऑस्ट्रेलिया को जो है इस सीरीज में हरा दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बॉर्डर गवास्कर ये जो ट्रॉफी है, ये टेस्ट क्रिकेट सीरीज है जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो खेली जाती है, और ये आईसीसी के द्वारा जो कंडक्ट की जाती है, इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा। और इसका नाम जो है ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर एलन बॉर्डर्स और इंडिया के सुनील गावस्कर के नाम पर जो है पड़ा हुआ है। और देखिए 1996 से जो इसकी जो है शुरुआत हुई थी। ये थोड़ा सा डाटा है बॉर्डर गवास्कर सीरीज का। देखिए ऑस्ट्रेलिया में जो भी हुई मैक्सिमम ऑस्ट्रेलिया ने ही जीती थी, ये ड्रॉ हो गई थी, लेकिन 18-19 में ट्रेंड बदला और इंडिया ने इसको जीता, और 2021 में अगेन इंडिया ने ही इसको जो है जीता। इंडिया का ट्रेंड आप देख सकते हैं, शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया नहीं जीता, लेकिन बाद में इंडिया ने इसमें जो है जीतना शुरू कर दिया, और 4-5 के बाद जो इंडिया कंटिन्यू जो अपनी होम ग्राउंड में इसको जीत रहा है। देखिए अपनी बजट स्पीच में जो है निर्मला सीतारमन जी ने जो है हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन के बारे में जो है मेंशन किया हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हो जाती है हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन। और इसमें आपसे सिंपली ये पूछा गया है कि किस चीज से जो है रिलेटेड है, तो ये आपके ऑप्शंस। तो देखिए हांगकांग जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है ये जो है शिप रिसाइकलिंग से रिलेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर टू रिमेंबर इट। हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन रिलेटेड आती है हमारी शिप रिसाइकलिंग से रिलेटेड। यहाँ पर स्क्रीन के सामने जो है विकिपीडिया का कटआउट देख सकते हैं, हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी एंड एनवायरमेंटली साउंड रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स। और इसको हांगकांग कन्वेंशन जो बोला जाता है साइन हुई थी 15 मई 2009 में, और लोकेशन है इसकी हांगकांग। तो ये देखिए द हिंदू याम न्यूज देख सकते हैं, गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि ये जो है प्राइवेटाइज करेंगे 7 मेजर पोर्ट्स, सेज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी। तो देखिए इकोनॉमिक सर्वे और बजट से रिलेटेड जो मैं आपके लिए जो एक सेपरेट वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ, जिसमें अब के जो बजट है हमारा 2021 का, 2021 और 2022 का, और जो इकोनॉमिक सर्वे 2021 का, इससे रिलेटेड हम डिटेल में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे, ताकि एग्जामिनेशन में आपको जो है किसी प्रकार की जो है परेशानी का सामना ना करना पड़े। देखिए इसमें इन्होंने खुद बोला हुआ है कि इंडिया ने जो इनेक्टेड कर दिया है रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट 2019। तो ये जो रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट 2019 ने जानकारी दी कि इसको जो है हमने जो है अकॉर्डिंग टू दी हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन के तहत जो है इस एक्ट को जो इनेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन के सामने देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूंगा ये रहता है। इस तरह के क्वेश्चन जो आप स्टेट पीएससी या यूपीएससी में जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अस्ताना डिक्लेरेशन, देखिए अस्ताना आपको कजाकिस्तान की कैपिटल देखने को मिलेगी, अब इसका नाम जो चेंज करके नूर सुल्तान रख दिया गया है। तो जो अस्ताना जो डिक्लेरेशन है 2018 की, ये रिलेटेड रहती है हेल्थ से रिलेटेड। इसमें मेजर कंसर्न रहता है प्राइमरी हेल्थ से रिलेटेड, इस बात का हम ध्यान रखना, अस्ताना डिक्लेरेशन 2018। तो देखिए आप ऑफिशियल पेज जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का देख सकते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर अस्ताना 2018। तो ध्यान रखना अस्ताना डिक्लेरेशन 2018 की प्राइमरी हेल्थ केयर से रिलेटेड। देखिए 3 तरह की हेल्थ केयर जो रहती है, प्राइमरी, सेकेंडरी हेल्थ केयर रहेगी और टर्शरी हेल्थ केयर रहेगी। प्राइमरी हेल्थ केयर रहेगी जिसमें आप जो सिंपली जो डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको मान लीजिए कफ है, ब्लड है, फीवर है, तो उसमें आपको डॉक्टर जो इनिशियल सिम्टम आपके देखेंगे और आपको दवाई देते हैं, इट इज प्राइमरी हेल्थ केयर। और प्राइमरी हेल्थ केयर को अच्छा इसलिए माना जाता है अगर प्राइमरी स्टेज में ही किसी बड़ी बीमारी का अगर पता लग जाए तो उसका इलाज जो है संभव होता है। और इंडिया में ऐसे भी आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा है हेल्थ के ऊपर, तो प्राइमरी हेल्थ के ऊपर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंडरी होता है कि जिसमें आपको किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, मान लीजिए आपको हार्ट प्रॉब्लम है और वो काफी बड़ी से स्टेज में है, और इनिशियल जो डॉक्टर है जो आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आपको देखने को मिलेंगे वो उस प्रॉब्लम को सही ढंग से डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको जो है फिर स्पेशलिस्ट के पास भेज देंगे, हर्ट स्पेशलिस्ट के पास। तो जब भी आप किसी स्पेशलिस्ट के पास पहुंच जाते हैं तो दैट इज स्पेशल हेल्थ केयर। और उसके बाद आती है जब स्पेशलिस्ट जो है ऑपरेशन वगैरह उसमें करते हैं, या आपको बोलते हैं कि आपको इक्विपमेंट वगैरह जरूरत है, तो जब भी ऐसी स्टेज होती है तो उसको बोलते हैं हम टर्शरी हेल्थ केयर। तो आपने ध्यान रखना अस्ताना डिक्लेरेशन 2018 रिलेटेड टू दी प्राइमरी हेल्थ केयर। और न्यू कैपिटल जो रहेगी कजाकिस्तान की, नूर सुल्तान। एक बार कजाकिस्तान को जो मैप में लोकेट कर लेते हैं, बिकॉज कजाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है और सबसे बड़ी लैंड ऑफ कंट्री हमारे वर्ल्ड की रहती है। तो ये रही हमारी प्यारी धरती और ये रहा हमारा प्यारा भारत, और इसमें हम जो है नॉर्थ की तरफ जो है मूव करेंगे तो आपको यहाँ पर सेंट्रल एशियन कंट्रीज नजर आएगी, दैट इज कजाकिस्तान। कजाकिस्तान इज ऑल्सो मेंबर ऑफ एससीओ। तो ये आप देख सकते हैं कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान का देखिए एसएस तो है कैस्मिसी पे, लेकिन किसी भी सी के साथ इसकी कोई भी क्वेश्चन नहीं है, इसलिए जो है लैंड लॉक्ड की ही कैटेगरी में आता है। और कजाकिस्तान की ये जो कैपिटल है नूर सुल्तान, इसका पहले नाम था अस्ताना, लेकिन अब नाम चेंज कर दिया गया इसका नूर सुल्तान। तो ये भी आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के बीच में ये जो आपको सी दिख रहा है, इट इज अरल सी। अगर इस तरह से मैं आपके लिए जूम कर दूं
तो आप देख सकेंगे यहाँ पर अरल सी, तो मेक श्योर टू रिमेंबर इट। अरल सी जो है एक लेक है, लेकिन नाम दे दिया गया है इनको सी पहले से, तो अरल सी रहेगा आपके कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में। और जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जिसकी आने की आशंका रहती है, देखिए कैस्पियन सी जो है सबसे बड़ी लेक जो है वर्ल्ड की हमें देखने को मिलती है, तो कैस्पियन सी को देखिए बॉर्डर करेंगे हमारे जिनकी कोस्ट कैस्पियन सी के साथ रहेगी, दैट इज ईरान, कैपिटल रहेगी तेहरान, तुर्कमेनिस्तान कैपिटल अशकाबाद। उसके बाद यहाँ पर कजाकिस्तान, देखिए उज्बेकिस्तान का कोई भी कोस्ट ये टच नहीं करता है कैस्पियन सी को, तो आपने ध्यान रखना इस तरह के जो नजदीकी जो कंट्रीज होती हैं ये ज्यादातर ऑप्शन में डाली जाती हैं, कौन टच करेगा कौन नहीं करेगा। यहाँ पर आप ये रशिया देख सकते हैं, जॉर्जिया टच नहीं करेगा, और अजरबैजान, अजरबैजान की कैपिटल है बाकू, और यहाँ पर रहेगा अर्मेनिया। अर्मेनिया देखिए एक लैंडलॉर्ड कंट्री हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और नगरोनो कराबाग रीजन जो है डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन अर्मेनिया और अजरबैजान, और काफी ज्यादा जो न्यूज में था ये नगरोना कराबाग। देखिए रिसेंटली हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो है बजट 2021-2022 जो है पेश किया गया। देखिए थोड़ी सी आपने जो चीजें याद रखनी है, देखिए आईएमएफ ने जो प्रिडिक्ट किया हुआ है 2021-2022 में हमारी ग्रोथ रेट ये है 11.5%। और जो इकोनॉमिक सर्वे जो आया आपको 2020-21 का, इसने प्रिडिक्ट की हुई है इंडिया की ग्रोथ रेट 11% के ऊपर। इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि जो प्रीवियस ईयर थी 2020-21 उसमें हमारी ग्रोथ रेट रही -7.7%, यानी कि हमारी इकोनॉमी जो है कंट्रैक्ट कर गई भाई 7.7% से। तो ठीक है, बजट से रिलेटेड यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इसमें पूछा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या रहते हैं रिगार्डिंग द बजट। तो देखिए बजट से मैं आपको बता दूं, ये जो बजट, ये जो वर्ड है ये संविधान में कहीं पर भी यूज नहीं किया गया है, इस बात का आपने विशेष ध्यान जो एग्जामिनेशन में रखना है। आर्टिकल 112 जो रेफर करता है टू यूनियन बजट एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगी, क्योंकि अगर आप आर्टिकल 112 जो रहता है, अनुच्छेद 112 जो रहता है संविधान का, अगर आप उसको पढ़ें तो उसमें यूनियन बजट को बोला गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाएगी। तो जहां पर वन नहीं है उसको हम काट देंगे, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट के ऊपर हमने चलना है। तो फर्स्ट करेक्ट है तो ऑटोमेटिकली सब इलिमिनेट हो जाएंगे और सेकंड और थर्ड आ जाएगा बस नॉट करेक्ट। सॉरी मैंने पहले गलत कर दिया था। सेकंड स्टेटमेंट आपसे पूछी जा रही है कि जो फर्स्ट बजट है इंडिपेंडेंट इंडिया वो प्रेजेंट हुआ था 1950 में, ये गलत बात है। आपने एक विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि फर्स्ट जो बजट है इंडिपेंडेंट इंडिया का ये 1947 में प्रेजेंट किया गया था। और नेक्स्ट आपसे स्टेटमेंट बोली जा रही है कि बजट हैज टू ग्रो थ्रू 3 स्टेजेस। देखिए 3 स्टेजेस से नहीं जाता है बजट इन दी पार्लियामेंट। देखिए 6 स्टेजेस होती है बजट की। पहली चीज होगी उसकी प्रेजेंटेशन, उसके बाद उसके ऊपर एक जनरल डिस्कशन होगी, उसके बाद उसकी स्क्रूटिनी होगी, उसके बाद उसके ऊपर वोटिंग होगी, फिर उसके बाद वोटिंग और एप्रोप्रिएशन बिल होगी, और उसके बाद जो है वोटिंग और फाइनेंस बिल होगी। ये 6 स्टेजेस होती है पार्लियामेंट में जिसके थ्रू जो बजट को जाना पड़ता है। तो सेकंड और थर्ड गलत हो जाएगी। तो आपसे पूछा गया कि कौन करेक्ट नहीं है, तो सेकंड और थर्ड हमारी करेक्ट नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। और देखिए अगर हम इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे फर्स्ट जो रिप्रेजेंट हुआ था वो था 1950-51 की फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो 1950 में ये जो फर्स्ट टाइम जो रिप्रेजेंट हुआ था, ये जो है उस टाइम बजट के साथ इसको जो है रिप्रेजेंट किया गया था पार्लियामेंट में, लेकिन 1964 के बाद जो इकोनॉमिक सर्वे को जो है बजट से जो अलग कर दिया गया। तो यहाँ पर आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो आर्टिकल 112 जो है हमारी यूनियन बजट को बोलता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। और ये जो स्टेटमेंट रहती है बजट, ये रहती है एस्टिमेटेड जो रिसिप्ट्स रहेंगी गवर्नमेंट की और एक्सपेंडिचर जो रहेगा गवर्नमेंट का इन दी फाइनेंशियल ईयर। तो मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 के लिए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेजेंटली जो है बजट रिप्रेजेंट किया 1 अप्रैल से जो है 1 अप्रैल 2021 से हमारी ये फाइनेंशियल ईयर शुरू होगी 2021-22 और 31 अप्रैल 2022 को जो है खत्म होगी। तो इसके लिए जो बजट आया इसमें देखिए एस्टिमेटेड जो एक अनुमानित होता है कि गवर्नमेंट अनुमान लगाती है कि हमारा जो रिसिप्ट्स है, हमारा जो रेवेन्यू है वो इतना रहेगा, हमारी इनकम इतनी रहेगी और हमारा खर्चा इतना रहेगा, उनकी एक ये पूरी जो है स्टेटमेंट होती है आपको बजट में इसमें मिलेगी। और 6 स्टेजेस से पार्लियामेंट में जो बजट गुजरता है उसमें सबसे पहले प्रेजेंटेशन बजट को प्रेजेंट किया जाएगा, उसके बाद उसको जनरल डिस्कशन होगी, थर्ड इसमें स्क्रूटिनी रहेगी बाय द डिपार्टमेंट स्टैंडिंग डिपार्टमेंट कमिटीज, फोर्थ इसमें रहेगा वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट्स, ठीक है, पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल्स रहेगा, और सिक्स्थ रहेगा पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। और बजट डिवीजन रहता है ये रहता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो है नोडल बॉडी रहती है रिस्पांसिबल फॉर बजट। और फर्स्ट बजट जो है इंडिपेंडेंट इंडिया जो 1947 में जो है प्रेजेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो है 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन रिलेटेड बोला गया है कि जो इन्होंने रिसोर्स एलोकेशन के ऊपर जो रिकमेंडेशन की है उनसे रिलेटेड जो है कुछ स्टेटमेंट्स आपसे पूछी गई है। फर्स्ट बोला गया कि इसने जो रिकमेंड दिया है, सिफारिश की है कि मेंटेन किया जाए वर्टिकल डिवोल्यूशन एज 50:50। तो वर्टिकल डिवोल्यूशन का मतलब है कि स्टेट का क्या शेयर रहेगा सेंट्रल टैक्स में, तो स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्स उसको बोलते हैं वर्टिकल डेवोल्यूशन। और ये इन्होंने बोला हुआ है कि स्टेट का जो शेयर रहेगा सेंट्रल टैक्सेस में वर्टिकल डेवोल्यूशन वो 41% रहेगा। देखिए पिछला जो देखिए 15th फाइनेंस कमीशन को चेयर कर रहे हैं एनके सिंह, और 14th फाइनेंस कमीशन को चेयर किया था वाईके रेड्डी साहब जी ने। इन्होंने 42% जो है वर्टिकल डेवोल्यूशन दी थी, लेकिन
15 फाइनेंस कमीशन को 41% शेयर जो स्टेट्स का दिया हुआ है, और ये बोल रहे हैं कि 1% जो है अब जो नई जो यूनियन टेरिटरीज बनी है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, उनके लिए जो है एलोकेट करना चाहिए। तो देखिए फाइनेंस कमीशन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टेब्लिश होगी अंडर दी आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, और हर 5 साल के बाद प्रेसिडेंट के द्वारा जो है इसको जो है कंस्टिट्यूट किया जाता है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस और रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। तो ध्यान रखना ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ऑटोमेटिक गलत हो जाएगी। दूसरा हो जाएगा फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्सेज क्राइटेरिया ऑफ इनकम डिस्टेंस हैज मैक्सिमम वेटेज, बिल्कुल सही बात है। इनकम डिस्टेंस का मतलब है कि हाईएस्ट जो इनकम स्टेट है उससे अदर स्टेट का कितना इनकम डिफरेंस है, दैट इज इनकम डिस्टेंस, और इनकम डिस्टेंस को सबसे ज्यादा वेटेज दी गई है हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन में। तो सेकंड स्टेटमेंट जो आपकी जो इसमें जो ठीक हो जाएगी। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है तो सेकंड ओनली इज करेक्ट। तो यहाँ पर आप देखते हैं रिसेंटली देखिए गवर्नमेंट ने, देखिए जो फाइनेंस कमीशन है उसकी जो रिकमेंडेशन होती है वो बाइंडिंग नहीं होती है गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट एक्सेप्ट भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है, लेकिन देखिए गवर्नमेंट ने लेकिन ऐसा होता है ज्यादातर की गवर्नमेंट जो एक्सेप्ट करती है फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन को। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर दिया 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन टू मेंटेन द स्टेट शेयर इन द इंडिविजुअल पूल ऑफ टैक्सेस टू 41% फॉर 5 ईयर फ्रॉम पीरियड स्टार्टिंग 2021 टू 22। देखिए तो वर्टिकल डिवोल्यूशन का क्या मतलब है, वर्टिकल डिवोल्यूशन का मतलब है डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस ऑफ द यूनियन टू द स्टेट्स, यानी कि सेंट्रल टैक्सेस का क्या शेयर रहेगा स्टेट्स को, किस तरह से वो स्टेट्स को मिलेंगे। तो इन्होंने बोला हुआ है कि वर्टिकल डेवल्यूशन को 41% के ऊपर आप मेंटेन कीजिए, स्टेट शेयर 41% रहेगा। इससे पहले जो 42% था प्रीवियस फाइनेंस कमीशन 14 फाइनेंस कमीशन में, लेकिन 1% जो इन्होंने जो है बोला कि ये जो है ईस्ट भारत जम्मू एंड कश्मीर और जो हमारे लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर हमारी नॉर्थर्न यूटीज इनको देना चाहिए। और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन होता है एलोकेशन बिटवीन द स्टेट्स। अब देखिए एक तो पूरी की पूरी स्टेट्स का हमने शेयर निकाल दिया, वर्टिकल डिवोल्यूशन में भी इतना शेयर होगा 41%। अब जब हम हॉरिजॉन्टल में आ गया, मान लीजिए 41% अब हमने स्टेट्स को दे दिया। अब ये 41% मान लीजिए 100 में से 41 रुपीज हमने स्टेट्स को दे दिया। इस 41 रुपीज में कितना स्टेट्स का रिस्पेक्टिव शेयर रहेगा वो किस तरह से हम डिसाइड करेंगे। ये बात आप समझिए, मान लीजिए कि 100 रुपीज, मैं आपको ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि मान लीजिए 100 रुपीज रेवेन्यू है सेंटर का, और फाइनेंस कमीशन के तहत इन्होंने जो है 41 रुपीज जो है स्टेट्स को दे दिए। अब किस तरह से स्टेट्स के बिटवीन ये डिवाइड होंगे उसको बोल देंगे हम हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। तो हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन में देखिए सबसे ज्यादा वेटेज दी गई है 45% ऑफ द इनकम डिस्टेंस। तो डिफरेंट इसमें क्राइटेरिया देखिए देखा जाता है स्टेट्स का। सबसे कम जो वेटेज है वो है 2.5% टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स से रिलेटेड। उसके बाद 10% दे दिया इन्होंने फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को। 12.5% वेटेज दी हुई है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को, मतलब जिनकी जो पॉपुलेशन कंट्रोल अच्छा है तो उनको 12.5% वेटेज उनको दी जाएगी। और 15% जो है पॉपुलेशन को दी जाएगी वेटेज, और सबसे ज्यादा वेटेज है 45% इनकम डिस्टेंस को। तो ये आपको जो है इंक्रीज या डिक्रीजिंग करने के डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी आ सकते हैं। तो वर्टिकल डेवोल्यूशन आप समझना, वर्टिकल डेवोल्यूशन का सिंपल मतलब है कि सेंट्रल टैक्स में सभी स्टेट्स का कितना शेयर होगा, और हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन का मतलब है कि स्टेट्स को जो शेयर सेंटर से जा रहा है उसको स्टेट्स के बिटवीन कैसे हम डिवाइड करेंगे, दैट इज हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि रिसेंटली एक जो है मित्रा स्कीम जो है लॉन्च की गई है बजट में, तो ये किस सेक्टर से रिलेटेड है, ये रहे आपका ऑप्शन। तो आपको बताना चाहिए जो मित्रा जो स्कीम है ये है हमारी टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रा स्कीम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर ने जो प्रपोज कर दिया स्कीम ऑफ मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स, मित्रा का मतलब है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स। तो मित्रा स्कीम आपने मेमोराइज जरूर कर लेनी है, मेगा इन्वेस्टमेंट फॉर टेक्सटाइल पार्क्स। इसमें जो है इनेबल किया जाएगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री टू बिकम्स ग्लोबली कम्पिटिटिव, अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट, बूस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड एक्सपोर्ट्स। और देखिए ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री लेबर इंटेंसिव जो इंडस्ट्रीज है और काफी ज्यादा लोगों को रोजगार प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट से रिलेटेड जो है फ्रेम किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट 15th फाइनेंस कमीशन है, और मेंस में भी आपने जो आपको तथ्य याद होंगे भी, इन्होंने ये जो रिकमेंडेशन दी हुई है अगर क्वेश्चन से रिलेटेड तो आपने उसमें लिखना है। और बजट और इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड आपने घबराना नहीं, अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन कवर नहीं कर रहा हूँ उससे रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, और उसमें इन डिटेल हम जो है बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो है यूनियन गवर्नमेंट का जो डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपसे देखिए पूछा जा रहा है, देखिए स्टेटमेंट दी गई है 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट से रिलेटेड। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है कि ये प्रोवाइड करती है रेंज फॉर दी फिजिकल डेफिसिट एंड डेप्थ पाथ फॉर बोथ यूनियन स्टेट, बिल्कुल सही बात है। ये जो है फिजिकल डेफिसिट जो राजकोषीय जो घाटा होता है एंड दी डेप्थ पाथ जो रहता है बोथ यूनियन स्टेट, उसके लिए जो है ये जो है ये 5 प्रोवाइड करती है। तो देखिए इसमें इन्होंने टारगेट रखा हुआ है कि देखिए अभी की बार अगर हम देखें 9.5% का फिजिकल डेफिसिट हमें देखने को मिला हमारी गवर्नमेंट का 2020-21 में, और जाहिर सी बात भी थी कोरोना महामारी थी, गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ा। इसके बाद एक्सपेक्टेड ये है बजट 2021-22 के अनुसार कि 6.8% का जो है फिजिकल डेफिसिट हमारा रहेगा 2021-2022। ये अभी तक एस्टिमेटेड है, ये तो अभी 2022 जब फिजिकल में जब 2022 में 22-23 का बजट आएगा उसमें ये पता लगेगा कि कितना फिजिकल डेफिसिट था। तो ये फिक्स आपने ध्यान में रखनी है। तो ये जो फाइनेंस कमिश्नर ने बोला हुआ है कि यूनियन गवर्नमेंट के लिए रिकमेंडेशन दी हुई है कि 4% तक जो है आपने अपने फिजिकल डेफिसिट को जो लेके आना है बाई 2025-26 तक।
और नेक्स्ट स्टेटमेंट इसमें रहती है, देखिए फिजिकल डेफिसिट जो रहता है, जो डिफरेंसेस जाता है एक्सपेंडिचर और इनकम के बीच में, गवर्नमेंट का जो उनका खर्चा है और कितनी उनकी इनकम है, उनका जो डिफरेंस रहेगा दैट इज डेफिसिट। अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम है तो नेचुरली डेफिसिट होगा। अगर एक्सपेंडिचर कम है और इनकम ज्यादा तो सरप्लस रहेगा। लेकिन मैक्सिमम टाइम हमें जो है डेफिसिट देखने को मिलता है। इसमें गवर्नमेंट ये शो करती है कि हम काफी ज्यादा डेडिकेटेड है डेवलपमेंट वर्क से रिलेटेड, और हम जो है इसके लिए बोरो भी कर रहे हैं, उधार भी हम जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए जो ले रहे हैं। तो सेकंड रहता है कि फाइनेंस कमीशन ने सेट किया है फिजिकल डेफिसिट टारगेट फॉर द सेंटर एट 4% ऑफ द जीडीपी बाय 2021-22। देखिए मैंने आपको बता दिया कि 4% का जो टारगेट है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 2025-2026 तक जो है फाइनेंस कमीशन ने जो है डिसाइड किया हुआ है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है आपकी जो है ऑटोमेटिकली जो गलत हो जाएगी। तो राइट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है, तो राइट आंसर आपके पास हो जाएगा A1 इज करेक्ट। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं 15 फाइनेंस कमीशन जो रिपोर्ट हो चुकी है, टेबल्ड इन पार्लियामेंट, और रेंज फॉर द फिजिकल डेफिसिट और डेब्ट पाथ फॉर बोथ यूनियन स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड किया हुआ है। तो सेंटर के लिए इन्होंने टारगेट रखा है कि हमने 4% ऑफ द जीडीपी जो है फिजिकल डेफिसिट को लेके आना बाय 2025-26, और 6.8% में जो है फिजिकल डेफिसिट देखने को मिले। ये एस्टिमेटेड है कि 2021-2022 को जो है 6.8% जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फिजिकल डेफिसिट जो है रहेगा, यानी कि जीडीपी के 6.8% जो हमारी टोटल जीडीपी कंट्री की उसके 6.8% जो खर्चा रहेगा उसका, वो जो है गवर्नमेंट जो है बोरो करके करेगी, लोन लेके करेगी, वो गवर्नमेंट की इनकम से बाहर रहेगा। और फिजिकल डेफिसिट टारगेट जो स्टेट्स का है वो है 4% ऑफ द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय 2021-22, और 3.5% इन फॉलोइंग ईयर और 3% फॉर द नेक्स्ट ईयर। देखिए जीडीपी होती है, अगर पूरी कंट्री की बात करें, मान लीजिए ये हमारा प्यारा भारत, तो पूरी जो ये जो हमारी कंट्री है, इसकी टेरिटरी के अंदर कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है एक साल के अंदर, उनकी मॉनेटरी वैल्यू जीडीपी होगी। और यही स्टेट के ऊपर होगा, स्टेट की टेरिटरी के अंदर कितनी गुड्स एंड सर्विस जो है प्रोड्यूस होती है एक साल में, उनकी मॉनेटरी वैल्यू जो होती है दैट इज ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप यूपीएससी में जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करती है कि आपने न्यूज को डीपली एनालाइज किया है या नहीं किया। इसमें आपसे सिंपली पूछा जा रहा है कि ये जो टैटमाडाओ है, ये न्यूज में था रिसेंटली, तो ये टैटमाडाओ है क्या। देखिए अगर आपने म्यांमार कूप को सही ढंग से पढ़ा होगा, देखिए म्यांमार में जो है तख्ता पलट हो गया है, कूप का मतलब होता है तख्ता पलट, और यहाँ पर जो है आर्मी जो जनरल है उन्होंने जो है गवर्नमेंट को जो अपने अंडर ले लिया है, और जो यहाँ की चांसलर थी ऑन सैन सूची की, इनको जो इन्होंने यहाँ से हटा दिया है। तो देखिए जो टाटमाडाओ है ये ऑफिशियल नेम है आर्म फोर्सेज ऑफ द म्यांमार का, इसको आप जो मेमोराइज जरूर कर लीजिए। टाटमाडाओ इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द आर्म फोर्सेज ऑफ द म्यांमार। तो ये विकिपीडिया का कटआउट देखिए मैंने आपके लिया हुआ। टाटमाडाओ जो है ऑफिशियल नेम है आर्म फोर्सेज ऑफ द म्यांमार, इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और एज वेल एज इनकी पुलिस फोर्सेज आ जाएगी। और इनके जनरल है मिंग ओंग हलियांग जी, ये जो इसके कमांडर इन चीफ रहेंगे, इनके द्वारा जो यहाँ पर जो तख्ता पलट किया गया है। और इन्होंने प्रटेक्स्ट जो दिया हुआ है इसके लिए, जो भाना जो लगाया हुआ, बोला हुआ है कि यहाँ पर जो है धांधली हुई है, इलेक्शन फ्रॉड हुआ है, इसलिए हम जो यहाँ पर जो तख्ता पलट कर रहे हैं। तो म्यांमार को एक बार जो मैप में देख लेते हैं। म्यांमार का पूरा नाम है बर्मा। तो ये रहा हमारा प्यारा भारत, और यहाँ से अगर हम ईस्ट की तरफ जो है जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखिए बांग्लादेश देखने को मिलेगा, और बांग्लादेश के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा म्यांमार। सबसे पहली चीज जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है वो पूछी जा सकती है आपकी भी, म्यांमार किसके साथ जो बॉर्डर शेयर करेगा। देखिए इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करेगा, और इंडिया की जो स्टेट्स हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इनके साथ जो बॉर्डर शेयर करेगा। तो 4 स्टेट के साथ जो है इंडिया में ये बॉर्डर शेयर करेगा। उसके साथ साथ ये जो है थाईलैंड, लाओस, चाइना और बांग्लादेश के साथ भी बॉर्डर शेयर करेगा। तो ध्यान रखना, म्यांमार बॉर्डर शेयर करा हमारे इंडिया, चाइना, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश के साथ। वियतनाम और कम्बोडिया के साथ इसका कोई भी बॉर्डर नहीं है। एज वेल मलेशिया और सिंगापुर के साथ भी इसका कोई बॉर्डर नहीं है। म्यांमार देखिए बिम्स्टेक का भी पार्ट है, और एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। कैपिटल नैपिटाओ है, करेंसी इसकी क्याट रहेगी। और सिटवे पोर्ट जो है आपको जो म्यांमार में जो देखने को मिलेगा, सिटवे पोर्ट को भी आप मैप में देख लीजिए। तो सिटवे पोर्ट को मैंने आपके लिए मार्क कर लिया है। तो इस तरह से अगर आप म्यांमार की वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर जूम करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिटवे पोर्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, म्यांमार से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट दी गई है। तो इसमें आपसे बोला जा रहा है कि कंट्री शेयर करेगी बॉर्डर इंडिया के साथ, बिल्कुल सही बात है। चाइना के साथ भी बॉर्डर शेयर करेगी, बांग्लादेश के साथ भी जो बॉर्डर शेयर करेगी, एज वेल एज थाईलैंड के साथ भी बॉर्डर शेयर करेगी, लाओस के साथ भी बॉर्डर शेयर करेगी, वियतनाम, मलेशिया और सिंगापुर के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करेगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो इसमें जो करेक्ट हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट इसमें आपसे पूछी जा रही है कि जो कलादान जो मल्टी मॉडल जो ट्रांजिट जो ट्रांसपोर्ट जो प्रोजेक्ट है म्यांमार का, ये असिस्ट किया जा रहा है इंडिया के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। जो कलादान जो मल्टी मॉडल जो ट्रांजिट जो ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, ये भी म्यांमार के द्वारा जो असिस्ट किया जाता है। तो राइट आंसर इसमें जाएगा, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप इसको जो सुपर इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं, और इस तरह क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो निनोक्स जो 40 है, ये न्यूज में था रिसेंटली, ये क्या है। तो निनोक्स 40 जो है, ये रहे आपके ऑप्शन। ये जो है देखिए एक यूएवी है, एक अनआर्म्ड एरियल व्हीकल है, एक ड्रोन निनोक्स 40 रहता है। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर आप आए निनोक्स 40 के बारे में, तो गलत मत करके आ जाना, इट इज ड्रोन यूएवी। तो ये आप यहाँ पर जो द हिंदू की न्यूज देख सकते हैं, इजराइल स्पीयर यूएवी और परस सील ने जो है माइक्रोड्रोन पैक्ट साइन कर लिया है, और इसमें ये जो निनोक्स 40 यूएवी जो इंडिया के लिए जो बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए पेनिसुला, पेनिसुला होता है जो 3 साइड से जो है कोई भी ऐसी टेरिटरी लैंड मास जो कि
तीन साइड से जो है पानी से गिरा उसको पेनिसुला बोल देते हैं, और जो चारों साइड से पानी से गिरा उसको हम आइलैंड बोल देते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले बात की जा रही है सिनाई पेनिसुला की, और कंट्री बताई जा रही है इजिप्ट, तो बिल्कुल सही बात है, करेक्टली मैच है। सिनाई पेनिसुला आपको देखने को मिलेगा इजिप्ट में। और दूसरा है शेंडोंग या शेंटंग पेनिसुला, तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है जापान, तो जापान में नहीं है ये शेंडोंग और शेंटुंग जो पेनिसुला है ये आपको जो है चाइना में देखने को मिलेगा। तो ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, राइट आंसर इज। तो देखिए ये है चाइना का मैप, और चाइना के ईस्टर्न कोस्ट पे येलो सी के साथ यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा शेंडोन या शेंटंग जो पेनिसुला है, इस पेनिसुला को भी बोलते हैं शेंडोंग या शेंटंग पेनिसुला। और इस तरह से आप वर्ल्ड मैप देखें, इजिप्ट को देखें तो इजिप्ट का गुल्फ ऑफ सुएज और रेड सी के साथ यहाँ पर ये जो पेनिसुला आपको देखने को मिल रहा है, देखिए 1 2 और 3 साइड से ये जो है पानी से गिरा है, तो ऊपर से भी गिरा है लेकिन इसको पेनिसुला बोलते हैं। तो इट इज अ पेनिसुला, यानी कि मतलब ये लैंड मास से भी गिरा होगा और वाटर से भी ये जो गिरा होगा, बेसिकली 3 साइड से ये जो है वाटर से आपके गिरे होते हैं। तो दिस इज अ सिनाई पेनिसुला ऑफ इजिप्ट। वर्ल्ड मैप भी एक बार जो इनको जो देख लीजिए, सबसे पहले हम सिनाई पेनिसुला लोकेट करते हैं, तो दिस इज अवर लविंग इंडिया, और यहाँ से जब हम वेस्ट की तरफ जाएंगे, मिडिल ईस्ट की तरफ, तो यहाँ पे आपको देखने को मिला इजिप्ट। और इजिप्ट में जब हम इस तरह से जो है यहाँ पर जो है मेडेंसी के साथ जो जूम करेंगे, तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा इस तरह से ये जो पेनिसुला आप देख रहे हैं, सिनाई पेनिसुला, और ये इजराइल के साथ बॉर्डर करेगा। और ये पहले जो है इजराइल ने ही ऑक्युपाई कर लिया था जो वार हुए थे इजिप्ट के साथ, लेकिन बाद में कैंप डेविड एक्कॉर्ड जो है 1979 के आसपास हुए, उसके बाद इजराइल ने इसको जो वापस लौटा दिया। और गोलान हाइट जो इजराइल और सीरिया के डिस्प्यूटेड एरिया है। अब अगर यहाँ से हम ईस्टर्न की तरफ जो है चाइना की तरफ जाएंगे, तो शेडोंग और शंटोंग जो इनका जो पेनिसुला है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा येलो सी, और ये रहा चाइना का आपका शेंडोंग या शंटोंग, इनका जो ये जो है पेनिसुला यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए 14 क्वेश्चन जो है मैं फ्रेम नहीं कर पाया, फ्रेम करना था, लेकिन ये टाइम के कमी के कारण, लैक ऑफ टाइम के कारण ये जो है मेरे को इसको फ्रेम करने टाइम नहीं मिला। तो इसमें आप देखिए थोड़ी सी जानकारी समझ लीजिए। इसमें देखिए रिटेल जो इन्वेस्टर होते हैं, देखिए एक होते हैं हमारे पास होलसेलर, एक होंगे रिटेलर। होलसेलर देखिए बहुत ही प्रचुर मात्रा में, मतलब काफी बड़ी मात्रा में जो है आप जिसको बोलते हैं अभी काफी बड़ी मात्रा में ये प्रोडक्ट जो आगे बेचेंगे, और उसके बाद रहेंगे रिटेलर जो है कस्टमर को थोड़ा थोड़ा करके उस प्रोडक्ट को जो है बेचेंगे। तो देखिए जो रिटेल इन्वेस्टमेंट के लिए आरबीआई ने क्या किया हुआ है, एक बात की हुई है उनकी, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो है एक गिल्ट अकाउंट जो है खोलेंगे विद सेंट्रल बैंक। और ये गिल्ट अकाउंट किसके साथ खुलेगा, सेंट्रल बैंक आरबीआई में ये जो है खुलेगा टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डायरेक्टली। तो जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उनमें जो है डायरेक्टली इन्वेस्ट करने के लिए जो है ये जो है अकाउंट ये जो खुलेगा विदाउट द हेल्प ऑफ द इंटरमीडिएट, जो इसमें जो बिचौलियों का काम जो इसमें जो खत्म किया जाएगा। ये जानकारी जो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने दी, तो ये ध्यान रखना आपने, ग्लिंट अकाउंट जो है रिटेल इन्वेस्टमेंट के लिए जो है सेंट्रल बैंक में इसको जो है खोला जाएगा। ये बात आपने थोड़ी सी ध्यान में रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से नीचे देखिए कौन सा बंदरगाह जो पोर्ट है वो श्रीलंका में लोकेटेड नहीं है। देखिए श्रीलंका काफी ज्यादा न्यूज में है, क्योंकि ईसीटी जो था, ईस्ट कंटेनर टर्मिनल, जो कोलंबो में बिल्ड किया जाना था बाई दी इंडिया जापान के द्वारा। इससे रिलेटेड जो है 2019 में जो है मोमेंट ऑफ कॉपरेशन तीनों कंट्रीज के बीच में, श्रीलंका, इंडिया और जापान के बीच में साइन हुआ था, लेकिन रिसेंटली श्रीलंका ने इसे विड्रॉ कर दिया है। और इंडिया के जो अडानी ग्रुप जो कंपनीज हैं उनके द्वारा इसको जो बिल्ड किया जाना था, लेकिन यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोकल जो यहाँ के पीपल हैं, और ये जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को बिल्कुल मना कर रहे हैं। तो ये बात आप देखेंगे, कोलंबो पोर्ट हो गया, ट्रिनको मैली पोर्ट हो गया और हेमरपोर्टा पोर्ट हो गया, तीनों तीनों आपको मिलेंगे श्रीलंका में। और शाहिद बिस्ती पोर्ट जो है आपको छाबार पोर्ट ईरान में देखने को मिलेगा। तो शाहिद बिस्ती पोर्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये श्रीलंका में लोकेटेड नहीं है। अब ये बात आप समझिए कि ईसीटी को ईस्ट कंटेनर टर्मिनल क्यों बोला जाता है, क्योंकि कोलंबो है तो इनके वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर, लेकिन इसमें डिफरेंट टर्मिनल है। जैसे यहाँ पर हो गया वेस्ट टर्मिनल, यहाँ पर हो जाएगा आपका ईस्ट टर्मिनल, यहाँ पर साउथ टर्मिनल, यहाँ पर कोलंबो हार्बर। तो श्रीलंका को देखिए एक बार आप हम जो न्यूज में देख लेते हैं। देखिए श्रीलंका से रिलेटेड जो हमारे अगर इश्यूज आप देखें, तो सबसे ज्यादा इशू हमारा जो श्रीलंका को लेके जो है आज डेट में जो है फिशरमैन से रिलेटेड रहता है। दूसरा चाइना की डेप्ट पॉलिसी में जो है श्रीलंका काफी ज्यादा जो फंस चुका है। और हेमेट बोटा जो इनका जो हेमेटोटा इनका जो पोर्ट रहता है, वो जो इन्होंने जो चाइना को जो है 99 ईयर्स की लीज के ऊपर जो दे दिया है। तो यहाँ पर हम देखें, ये रहा श्रीलंका, ये रहा कोलंबो। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी गुल्फ ऑफ मन्नार इंडिया और श्रीलंका के बीच में, और पार्क स्टेट जो है लेग्डेटिव सी को जो है इंडियन ओशन, यहाँ बे ऑफ बंगाल या इंडियन ओशन के साथ कनेक्ट, लेग्डेटिव सी को जो बे ऑफ बंगाल के साथ कनेक्ट करेगी। तो ये रही कोलंबो इनकी कैपिटल। ये पोर्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और साउथर्न अगर मैं यहाँ पर जूम करूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेमेटोटा पोर्ट, ये चाइना को इन्होंने लीज पर दे दिया है। और एक और पोर्ट आपको जो यहाँ पर जो इनकी ईस्टर्न कोस्ट में देखने को मिलेगा, दैट इज ट्रिनकोमेली पोर्ट। तो इन पोर्टों को आपने ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन से हम देख सकते हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि who among the following was concerned about the problem of food security in India and showed the seed of green revolution in India एग्रीकल्चर। देखिए इसमें सिंपली ये पूछा गया कि फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड कौन कंसर्न थे और किन्होंने जो है बीज बोए ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया में। तो देखिए चंद्रशेखर जो है, बिल्कुल आपके चंद्रशेखर लिमिटेड आप देख सकते हैं, ये जो है आउटर स्पेस से रिलेटेड जो हमारे साइंटिस्ट हैं,
अमर्त्य सेन जो है हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, और इसमें राइट आंसर हो जाएगा जी सुब्रमण्यम जी। अमर्त्य सेन को देखिए नोबेल प्राइज में मिला हुआ इकोनॉमिक्स में, और इन्होंने जो पॉवर्टी और इंटाइटलमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप अपनी दी थी, इनकी बुक थी एसे ऑन इंटाइटलमेंट एंड डेप्रिवेशन 1981। सी सुब्रमण्यम जी के बारे में ध्यान रखना, ये जो एक इंडियन पॉलिटिशियन और इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, जो कि कंसर्न अबाउट द प्रॉब्लम फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, और इनके द्वारा जो बीज बोए गए अबाउट द ग्रीन रेवोल्यूशन इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। और डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो एक्सप्लोर किया नो स्पेस एंड फाउंड द कांसेप्ट ऑफ ब्लैक होल्स, while Mr. सुब्रमण्यम चैंपियन द कॉज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सॉल्व द सोसाइटी प्रॉब्लम्स, ठीक है। और जब सी सुब्रमण्यम जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर थे, तो इन्होंने अशर किया इंडियन ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत की फॉर द इरा ऑफ सेल्फ सस्टेनिंग प्रोडक्शन लॉन्ग विद एम एस स्वामीनाथन, और एम एस स्वामीनाथन जी को जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया बोला जाता है, डी सी बर्मन एंड नॉर्मन ई बोरलुग, और नॉर्मन ई बोरलुग को जो है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, और इनको जो भारत रत्न भी दिया गया 1998 में इन अशरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन जो है बेस्ट डिनोट करता है प्राइमरी डेफिसिट को। देखिए इस तरह क्वेश्चन काफी ज्यादा जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए प्राइमरी डेफिसिट जो है, ये जो गवर्नमेंट अपने डेफिसिट का अनुमान निकाल देती है, इसमें जो है इंटरेस्ट पेमेंट्स को जो है हटा दिया जाता है डेफिसिट से, इंटरेस्ट पेमेंट्स को पहले ही अलग कर दिया जाता है। तो देखिए टोटल एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट से रिलेटेड तो ये नहीं होगा, फिर डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो हम ध्यान रखना प्राइमरी डेफिसिट में जो है जो इंटरेस्ट पेमेंट्स जो रहेगी, जो प्रीवियस जो बोरिंग्स की हुई है गवर्नमेंट की, इनको जो है रिड्यूस कर दिया जाता है फिजिकल डेफिसिट से, और फिर हमारे पास जो चीज ऑब्टेन होती है वो होती है हमारे पास फिजिकल डेफिसिट, यानी कि फिजिकल डेफिसिट हमने जो इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी है प्रीवियस लोन्स की, उनको जो है इसमें जो है घटा दिया जाता है, और उससे जो है हमारे पास प्राइमरी डेफिसिट जो आता है। यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए जो हमारे बजट में जो 4 तरह के डेफिसिट होते हैं, डेफिसिट का मतलब होता है घाटा, जब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है और इनकम कम हो जाती है तो नेचुरली घाटा बढ़ता है। तो राजकोषीय जो घाटा होता है फिजिकल डेफिसिट, तो हमारे ये जो बजट है उसमें 4 तरह के घाटे बताए गए हैं, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। देखिए फिजिकल डेफिसिट में हम सीधे देखेंगे डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसिप्ट में बोरिंग इसमें नहीं देखी जाएगी, एंड टोटल एक्सपेंडिचर। और फिजिकल डेफिसिट आल्सो डिनोट्स करता है टू एक्सटेंड टू व्हिच सेंटर विल हैव टू बोरो इन द फिजिकल ईयर टू मीट द रेवेन्यू शॉर्टफॉल। जब हम रेवेन्यू डेफिसिट की बात करेंगे तो डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जब हम इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट देखेंगे तो एक्सक्लूड की कर दी जाएगी इसमें ग्रांट्स गिवन बाय द सेंटर टू द स्टेट्स और यूटीज फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट्स। और जब हम प्राइमरी डेफिसिट देखेंगे तो इसमें जो इंटरेस्ट पेमेंट जो रहेगी प्रीवियस बोरोइंग्स के ऊपर उनको डिडक्ट कर दिया जाएगा फ्रॉम द फिजिकल डेफिसिट। देखिए जो ये बजट जो हमारा पेश किया गया 2021-2022 का, इसमें देखिए बैड बैंक स्टेब्लिश करने की बात कही गई है। तो बैड बैंक देखिए एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहता है जो कि एनपीए जो रहेंगे डिफरेंट बैंक्स के, उनको जो है खरीदेगा उनसे, और इनके जो एनपीए की जो बैलेंस शीट है उनको जो है ठीक करने में जो है वर्क करेगा। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इट इज बैंक दैट इज ब्लैक लिस्टेड बाय पब्लिक सेक्टर एसेट रिजर्वेशन एजेंसी, ये बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। इट इज अ टर्म फॉर द कलेक्शन ऑफ नॉन बैंक फाइनेंशियल डेब्ट दैट प्रोवाइड्स अ सर्विस सिमिलर, ये भी गलत बात हो जाएगी। दे आर द बैंक्स विद पुअर बैलेंस शीट्स, ये भी गलत हो जाएगा। इट इज बैंक दैट बाइज द बैड लॉन्स, ये बिल्कुल सही बात हो जाएगी कि ऐसे बैंक होंगे जो बाई करेंगे बैड लॉन्स ऑफ द अदर लेंडर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू हेल्प क्लियर अप देयर बैलेंस शीट्स। राइट आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गोल्ड से रिलेटेड आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल जो डिमांड थी सोने की इंडिया में वो जो है कम हुई बाय 35% इन 2020। बिल्कुल सही बात है, कोरोना करके जो 35% जो कम हुई। इंडिया जो ओनली बिहाइंड चाइना इन ओवरऑल कंजप्शन ऑफ गोल्ड, तो ये बात आज जान के आपको हैरानी होगी, चाइना में गोल्ड कंजप्शन जो है इंडिया से ज्यादा है और इंडिया चाइना से पीछे है गोल्ड कंजप्शन में। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट। तो इस बात का ध्यान रखना। देखिए गोल्ड डिमांड को बूस्ट करने के लिए जो है गोल्ड के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी जो लगाई जाती थी वो बजट में जो है 12.5% से उसको 7.5% जो कर दिया गया। और इसमें बजट में ही बताया गया है कि इंडिया की जो गोल्ड डिमांड है वो 35% तक कम हुई इन 2020। इंडिया में डिमांड रही 446.4 टन, लोएस्ट इन लास्ट 25 ईयर्स। और 2019 में थी 690.4 टन, और 2019 में जो है 9% से हमारी गोल्ड डिमांड फॉल हुई थी, और इंडिया जो ओनली बिहाइंड चाइना इन ओवरऑल कंजप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है आपने कि पीएम हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है 125th जो एनिवर्सरी है ऑफ प्रबुद्धा भारता, एक मंथली जर्नल थी, इसकी जो 125th एनिवर्सरी जो सेलिब्रेट की गई हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। तो ये प्रबुद्धा जो भारता है ये मंथली जर्नल जो है किस हमारे जो है लीडर के द्वारा जो शुरू किया गया था, तो ये जो है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो शुरू किया गया था। ये आप जो पीआईबी कट आउट देख सकते हैं, पीएम एड्रेस 125th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ प्रबुद्धा भारता ऑन 31st जनवरी, और इसमें मोदी जी ने एड्रेस किया इसको। और इन्होंने जो है इसमें देखिए बताया कि ये जो जॉन प्रबुद्धा भारता है एक जो है इंपॉर्टेंट मीडियम था स्प्रेडिंग मैसेज ऑफ इंडियन एंशिएंट स्पिरिचुअल विजडम। इट्स पब्लिकेशन जो स्टार्ट हुई थी फ्रॉम चेन्नई ईस्ट वैली मद्रास, और इसने जो पब्लिश हुआ यहाँ पर 2 साल, इसके बाद ये जो है एल्मोरस पब्लिश होने लगा, और 1899 में ये जो है अधिवाता आश्रमा में जो है शिफ्ट हो गया। और इसको जो है मंत्री जो ये था रामकृष्ण ऑर्डर का, जिसको जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो 1896 में जो शुरू किया गया था। देखिए हमारे बजट में जो है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस
एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस की जो बात कही गई है, तो इनमें से किन आइटम के ऊपर ये लगाया जा रहा है? देखिए पेट्रोल के ऊपर बिल्कुल लगाया जा रहा है 2.5 पर लीटर, डीजल के ऊपर 4 पर लीटर, एप्पल्स के ऊपर ये लगाया जा रहा है, अल्कोहल के ऊपर ये लगाया जा रहा है, तो सब के ऊपर जो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस जो है लगाया जा रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये जो यूनिवर्सिटी में प्रपोज है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेक्स, और 2.5 पर लीटर है ये पेट्रोल के ऊपर और 4 पर लीटर है डीजल के ऊपर। ये जो लगाया जाएगा एल्कोहलिक बेवरेजेस के ऊपर, गोल्ड एंड सिल्वर डोर बार्स के ऊपर, क्रूड पाइल ऑयल, क्रूड सोयाबीन ऑयल, ब्यास, काबुली पीस, काबुली चना, एप्पल एंड बंगाल ग्राम के ऊपर ये जो लगाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि जो 9 मिशन है अंडर दी प्रधानमंत्री पीएम साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, जो प्रधानमंत्री साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल है, इनोवेशन होता है खोज, तो जो प्रधानमंत्री की जो साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल है उसके अंदर जो 9 मिशन है उनमें आपको क्वांटर फ्रंटियर, नेशनल बायोडायवर्सिटी, वेस्ट टू वेल्थ मिल जाएगा, लेकिन डीप सी एक्सप्लोरेशन नहीं मिलेगी। यही आपसे पूछा जा रहा है कि कौन इसमें 9 मिशन नहीं है। और ये जो प्रधानमंत्री साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी जो काउंसिल है इसको जो है हेड किया जाएगा बाय द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, और आजकल हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है के विजय राघवन जी। और जो 9 मिशन जो रहते हैं हमारे प्रधानमंत्री साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल जिसको चेयर किया जाएगा बाय द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, उसमें हमें देखने को मिलेगा नेचुरल लैंग्वेज ट्रांसलेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेशनल बायोडायवर्सिटी मिशन, क्वांटम फ्रंटियर, बायोसाइंस फॉर ह्यूमन हेल्थ, वेस्ट टू वेल्थ, डीप ओशन एक्सप्लोरेशन। देखिए ये इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए आपको डाला जा सकता है भी डीप स्पेस आप बोलेंगे, इसमें डीप ओशन एक्सप्लोरेशन तो है लेकिन डीप सी एक्सप्लोरेशन नहीं है। और इसके साथ साथ अग्नि रिसेंटली देखिए 6th एडिशन ऑफ ग्लोबल रिपोर्ट 2021 जो पब्लिश की गई, और ये एनुअल रिपोर्ट रहती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड कोई भी न्यूज रहती है तो बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाती है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स हो गया, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट होगी, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट होगी, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट होगी, ये सारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हमें रिपोर्ट देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप देखते हैं 6th एडिशन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो है ग्लोबल रिपोर्ट की 2020 की रिलीज हुई, और इसने जो है सोसाइटल फैक्ट्स जो बताया, इसमें इन्होंने इमर्जिंग रिस्क बोला कि ह्यूमन हेल्थ, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, वाइडनिंग डिजिटल डिवाइड, यूथ इल्यूजमेंट, जियोपॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, और एनवायरमेंटल रिस्क में इन्होंने बताया कि एक्सट्रीम वेदर जो इवेंट्स है, क्लाइमेट एक्शन फेलियर है, ह्यूमन एनवायरमेंट डैमेज है, और इन्फेक्शियस डिजीज है, बायोडायवर्सिटी लॉस है, ये जो है ग्लोबल रिस्क है। देखिए एक बात आपने ध्यान रखनी है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ये भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, इसको पब्लिश करती है हर साल ग्रीन वॉच, और ग्रीन वॉच जो एनजीओ है एनवायरमेंट फील्ड में जो वर्क करेगा, और इसके हेडक्वार्टर आपको बर्लिन जर्मनी में देखने को मिलेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ध्यान रखना, ये जो देखिए कि इंटरनेशनल जो एनजीओ है जो कि कोलोनी बेस्ड है, 24 जनवरी 1971 को ये जो एस्टेब्लिश हुआ है, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इसके जो क्लस्ट को आपको देखने को मिलेंगे। जो रिपोर्ट्स रहती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसमें ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट्स, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये यूपीएससी पूछ चुकी है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ग्लोबल इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जो है देखिए आपके 1972 में एस्टेब्लिश हुआ था 5 जून 1972 को, फॉर 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे भी सेलिब्रेट करते हैं। नैरोबी केनिया में आपको इसको जो एडवांटेज देखने को मिलेंगे, और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फील्ड में ये भी जो वर्क हमारा करता है। ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक, ग्लोबल इमिशन गैप रिपोर्ट, ये इनके द्वारा की जाती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में आपको बताना चाहिए, 1987 में जो ये साइन हुआ था मॉन्ट्रियल कनाडा में, फॉर दी प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। लेकिन नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि रिसेंटली श्रीलंका डिसाइड कर दिया कि ये स्क्रैप कर देंगे, हटा देंगे 2019 एग्रीमेंट को, जो कि एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ ईस्ट कंटेनर टर्मिनल। तो श्रीलंका ने 2019 में मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया था फॉर डेवलपमेंट ऑफ ईस्ट कंटेनर टर्मिनल विद इंडिया एंड जापान। चाइना इसमें नहीं होगा, तो राइट आंसर जाएगा आपका फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, करेक्ट आंसर पूछा गया है। और देखिए आप हिंदुस्तान टाइम्स की आप न्यूज देख सकते हैं, इसमें बोला जा रहा है कि इंडिया अर्ज कर रहा है श्रीलंका को टू एडयर टू द इंटरनेशनल कमिटमेंट्स ओवर ईस्ट कंटेनर टर्मिनल, और ईस्ट कंटेनर टर्मिनल से रिलेटेड जो मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन है ये जो है मई 2019 में जो है इंडिया, जापान और श्रीलंका के बीच में साइन हुआ था टू डेवलप द ईस्ट कंटेनर टर्मिनल ऑफ कोलंबो पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन देखिए आर्कटिक काउंसिल के ऊपर मैंने फ्रेम किया हुआ है। देखिए जो भी आर्कटिक, जो चीज आपको पहले पता होनी चाहिए है कि जो भी आर्कटिक और अंटार्कटिक के जो ऑपरेशंस होते हैं इंडिया के, इनको जो है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च जो रहता है इंडिया का, जिसको हेडक्वार्टर आपको वास्को डी गामा गोवा मिलेंगे अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, ये जो है इनको जो एडमिनिस्टर करता है, कंडक्ट करता है। तो फर्स्ट इसमें स्टेटमेंट है कि आर्कटिक काउंसिल एक इंटरगवर्नमेंटल फॉर्म है जो कि एड्रेस करती है इश्यूज फेस्ड बाय द आर्कटिक गवर्नमेंट्स एंड इंडिजिनस पीपल ऑफ आर्कटिक। सही बात है। रशिया, कनाडा जो है आपको इसके मेंबर मिलेंगे, लेकिन यूके आपको इसका मेंबर नहीं मिलेगा, और नॉर्वे जो मेंबर, नॉर्वे भी आपको मेंबर मिलेगा आर्कटिक काउंसिल, तो यूके नहीं मिलेगा, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाती है। इंडिया जो है पास एक ऑब्जर्वर स्टेटस है आर्कटिक काउंसिल, सही बात है, तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड 3 आर करेक्ट।
तो देखिए आर्टिक काउंसिल जो है हाई लेवल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन 1997 स्टेब्लिश हुई थी। मेंबर जो आपके इसके देखने को मिलेगा दैट इज कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन एंड यूएस। और ऑब्जर्वर है आपके पास जर्मनी, नीदरलैंड, पोलैंड, यूके, फ्रांस, स्पेन, चाइना, इंडिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड ऑब्जर्वर। और इंडिया का जो है ऑब्जर्वर स्टेटस है आर्कटिक काउंसिल में। और हिमाद्री जो है रिसेंटली इंडिया ने जो है एक सर्च स्टेशन अपना जो आर्कटिक में जो है खोला है, सर्च एक्सपीडिशन इंडिया की हिमाद्री। और हेडक्वार्टर आपको इसमें टॉमसन देखने को मिलेंगे। और 4 ग्लोबल कॉमन जो रहते हैं इंटरनेशनल लॉ के अनुसार, इसमें आपको हाई सीज हो गए, एटमॉस्फेयर हो गया, अंटार्कटिका हो गया एंड आउटर स्पेस, ये 4 कॉमन में आएंगे। और आर्कटिक काउंसिल को जनरली गवर्न किया जाएगा बाय द आर्कटिक काउंसिल स्टेट्स। आर्कटिक जो आपको 66/1/2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में देखने को मिलेगा। और अंटार्कटिका जो आपको 6/1/2 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में जो देखने को मिलेगा। तो ये जो आर्कटिक रीजन है देखिए इसमें जो मेंबर इसके हैं दैट इज कनाडा, ग्रीनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया और अलास्का की वजह से यूएस। और देखिए गुल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के ऊपर मैं प्रीवियस लेक्चर में भी क्वेश्चन फ्रेम कर चुका हूं। इसमें आपसे सिंपली पूछा गया कि कौन सी कंट्री मेंबर नहीं है गुल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की। आप देखना ईरान, इराक मेंबर नहीं है गुल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के। गुल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर आपको मिलेंगे कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान। तो सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान मेंबर है, यमन आपको मेंबर नहीं मिलेगा। गुल्फ कोऑपरेशन काउंसिल 25 मई 1981 में एस्टैब्लिश हुई है। हेडक्वार्टर मिलेंगे आपको रियाद, सऊदी अरेबिया में। और रीजनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ये रहती है। और इसमें 6 मेंबर जो है कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान एंड सऊदी अरेबिया। और ऑल कंट्री मेंबर्स जो है मोनार्कीज हैं इसकी, जिसमें 3 कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आप देखने को मिलेगी कतर, कुवैत और बहरीन में। 2 एब्सोल्यूट मोनार्कीज है सऊदी अरेबिया, ओमान। और फेडरल मोनार्की आपको देखने को मिलेगी यूएई में। देखिए एकोमोडेटिव स्टैंड से रिलेटेड जो है प्रीवियस लेक्चर में भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे मेरे। तो मैं बार बार क्वेश्चन इसलिए फ्रेम करता हूं ताकि आपकी परमानेंट मेमोरी से बजाय एकोमोडेटिव स्टैंड का मतलब ये होता है कि आरबीआई इसमें जो इंटरेस्ट रेट को जो है लो करती है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जो है मनी जो है लोन ले, क्योंकि कम इंटरेस्ट रेट होगा तो हम लोन ज्यादा लेंगे। और अपने पैसे जो हमने बैंक में रखे हुए हैं उनको हम नहीं रखेंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है, तो हम उसको भी इन्वेस्ट करेंगे। तो मनी सप्लाई जो है इकोनॉमी में बढ़ेगी। जब मनी सप्लाई इकोनॉमी बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट होगी, डेवलपमेंट होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी और अल्टीमेटली हमारी जो ग्रोथ है कंट्री की होगी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रल बैंक जो कट करेगा इंटरेस्ट रेट टू इंजेक्ट मनी इनटू द फाइनेंस सिस्टम व्हेनेवर नीडेड। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रीवियस वीकली करंट अफेयर्स लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि एकोमोडेटिव स्टांस में जो आरबीआई जो डिस्कस करेगा पॉलिसी रेट ताकि मनी सप्लाई इकोनॉमी बढ़ सके। न्यूट्रल स्टांस में जो आरबीआई मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से आइदर इंक्रीज भी कर सकता है या डिक्रीज भी कर सकता है। और टाइटनिंग सेंटेंस में देखिए टाइटनिंग मतलब टाइट करना है, मनी सप्लाई को टाइट करना है। तो टाइट कैसे होगी, आइदर या तो कांस्टेंट रखेंगे या इंक्रीज कर देंगे इंटरेस्ट रेट्स को। अगर देखिए मान लीजिए इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा हो रहा है, मान लीजिए मेरे पास मैंने पैसे बैंक में रखे, मेरे को इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा मिल रहा है कि मेरे को उसी से इनकम है, तो मैं उस पैसे को क्यों निकालूंगा और क्यों इन्वेस्ट करूंगा। तो इसको बोलते हैं टाइटनिंग स्टैंस। और अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है और लोन के ऊपर आपको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़े तो आप लोन भी नहीं लेंगे, तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी इकोनॉमी में, डिमांड सप्लाई ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। तो इस तरह से आरबीआई जो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से इन स्टैंस को लेता है, अकोमोडेटिव, न्यूट्रल और कैलिब्रेटेड टाइटनिंग स्टैंस को। नेक्स्ट स्टेटमेंट रहती है जो कॉन्स्टिट्यूशन है स्टेटमेंट दी गई है, इसमें बोला जाता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्वेश्चन पावर देता है कि वो एड्रेस कर सकते हैं आइदर हाउस और ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। सही बात है। जब कॉन्स्टिट्यूशन केम टू फोर्स होता है तो प्रेसिडेंट को रिक्वायर्ड था कि वो हर एक सेशन ऑफ द पार्लियामेंट को एड्रेस करे, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट बोला जाता है कि 42nd अमेंडमेंट हुई कॉन्स्टिट्यूशन को जिसने मेड किया प्रेसिडेंट शैल एड्रेस बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट ओनली वंस अ ईयर, ये बिल्कुल गलत बात है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुई थी 1951 में। इसने ये बोला था कि प्रेसिडेंट जो है सिर्फ और सिर्फ जो है फर्स्ट सेशन जो है हर एक साल के उसको जो एड्रेस करेंगे। तो थर्ड स्टेटमेंट इसमें जो गलत हो जाएगी, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 87 है ये प्रोवाइड करता है कि टू स्पेशल ओकेजन में प्रेसिडेंट एड्रेस करेगा ज्वाइंट सेशन। फर्स्ट इज टू एड्रेस द ओपनिंग सेशन ऑफ न्यू लेजिस्लेचर आफ्टर जनरल इलेक्शन, यानी जब नई लोकसभा बनती है उसके फर्स्ट सेशन को, नए हाउस के फर्स्ट सेशन को। और सेकंड इज टू एड्रेस द फर्स्ट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट इन ईच ईयर। पहले से इससे पहले ये था कि 1950 में जब प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी तो हर एक सेशन को एड्रेस करना पड़ता था और राजेंद्र प्रसाद जी ने ये किया भी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 किया गया और इसमें ये बोला गया कि प्रेसिडेंट ने सिर्फ और सिर्फ जो है ओपनिंग जो सेशन रहेगा पार्लियामेंट का हर साल का, हर नई साल का, उसको ही एड्रेस करेंगे, बाकी एड्रेस नहीं करेंगे। मतलब करने की जरूरत नहीं होगी, पावर है, एड्रेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा रहा है रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो देखिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है स्टेब्लिश्ड इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जिसमें हमने 2006 में। तो देखिए इसमें जो है पहला इसमें बोला गया प्रिवेशन ऑफ रिजर्व स्पेसिफिक टाइगर कंजर्वेशन प्लान, बिल्कुल सही बात है। लेइंग डाउन ऑडिट रिपोर्ट रिगार्डिंग टाइगर कंजर्वेशन बिफोर पार्लियामेंट, ये भी बिल्कुल सही बात है। अकॉर्डिंग अप्रूवल फॉर डिक्लेयरिंग न्यू टाइगर रिजर्व, तो ये भी सही बात है, न्यू टाइगर रिजर्व को अप्रूवल ये देते हैं। तो तीनों तीनों इसके ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह से हम देखना है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कंस्टिट्यूट इनेबलिंग प्रोविजन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 जिनको अमेंड किया गया था 2006 में फॉर स्ट्रेंथनिंग टाइगर कंजर्वेशन। और इनके चेयरमैन रहेंगे मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और इनके जो फंक्शन रहेंगे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के इंश्योरिंग नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड्स इन टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट, प्रिपेयर ऑफ रिजर्व स्पेसिफिक टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन प्लान, लेइंग डाउन एनुअल ऑडिट रिपोर्ट्स बिफोर पार्लियामेंट, इंस्टीट्यूशनिंग स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी अंडर द सीएम
एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन, और अप्रूवल देंगे डिक्लेयरिंग न्यू टाइगर रिजर्व्स। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नीचे दिए में से कौन कौन से है, तो इसमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कैंसर, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज और डायबिटीज है, चारों चारों जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। दिस पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड में लेके आऊंगा। इसमें हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए और 20 क्वेश्चन बचे हैं। एक्चुअली लाइट नहीं है तो लैपटॉप बंद हो सकता है और पूरी मेहनत खराब हो सकती है, तो इसलिए आप पार्ट फर्स्ट को देख लीजिए। इन दी मीन टाइम जैसे ही लाइट आएगी मैं आप लिए सेकंड पार्ट लेके आ जाऊंगा। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। आप ज्यादा हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, बिकॉज वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।